यस सर। नॉट वैल्यूज देखो। हाँ यस सर। ओके, today let's start with then conductance. Now you know there are two types of conductors, metallic conductors and electrolytic conductors, correct? पहले तो थोड़ा उनके बारे में डिफरेंसेस देख लिया। मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में? कैन यू टेल मी? पहला तो मेटालिक कंडक्टर में कौन करंट फ्लो कराता, क्या चीज? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। तो मेटालिक कंडक्टर्स में पहली चीज हम लोग लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, ठीक है, करेक्ट? यस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है? आयंस आर चार्ज कैरियर्स, आयंस करंट फ्लो कराते हैं, ओके, ठीक है? यस। यस सर। अच्छा, दोनों कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों आती है? रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय हिंडरेंस provided by metallic lattice in movement of electrons, सही है? इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, उनकी मूवमेंट वो लैटिस से कोलाइड करेंगे, उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है उनके मूवमेंट में, इसको हम कहते हैं, यही रेजिस्टेंस का कॉज है, ठीक है? क्लियर है? मेटालिक लैटिस। अरे मेटल में मेटल के एटम से रेगुलर वे में अरेंज होंगे ना, एक सॉलिड में हमेशा चीजें एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होती हैं, यस। उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है? यस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस क्यों आएगा? अब यहाँ तो कोई लैटिस है नहीं, तो रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय, यहाँ तीन फैक्टर्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस। पहला फैक्टर है इंटर आयनिक अट्रैक्शन,
इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब कैटायन और एनायन दोनों मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, करेक्ट? Yes. कैटायन एक प्लेट की ओर जाएगा, एनायन दूसरी प्लेट की ओर जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे की मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, करेक्ट है ना? Yes. दूसरा फैक्टर होगा हाइड्रेशन। ये जो कैटायन और एनायन है, ये चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होंगे, करेक्ट? उनका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, उनकी मूवमेंट में बहुत दिक्कत होगी। जितना मूवमेंट में दिक्कत वही तो रेजिस्टेंस है, करेक्ट? Yes, sir. और तीसरा फैक्टर होगा विस्कोसिटी। वाटर के बीच वो मूव करेंगे तो वाटर की लेयर से उनको एक फ्रिक्शन मिलेगा, क्लियर? और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, मेटालिक कंडक्टर्स में तुम्हें मालूम होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाया Conductivity decrease. तो क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? Resistance increase. Decreases. रेजिस्टेंस Increases. बढ़ता है। अरे तो 10th में पढ़ा होगा, R is equal to R naught into 1 plus alpha T, Yes. पढ़ा है ना? Yes, sir. रेजिस्टेंस बढ़ता है यानी कंडक्टेंस कम होता है। तो इसका रीजन क्या है? तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक मेटालिक कंडक्टर में जो मेटालिक लैटिस होगी वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगी, और मेटालिक लैटिस ज्यादा वाइब्रेट करेगी तो वो ज्यादा कोलाइड करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन से, ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, ओके क्लियर? Yes. बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, चलो बढ़ाने से ही करते हैं इसका, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑन एवरेज आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, करेक्ट? काइनेटिक एनर्जी Yes. इंक्रीज होगी तो आयंस और फ्रीली मूव करेंगे, आयंस और फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी उन आयंस की, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, करेक्ट? So this is a very important difference between metallic conductors and electrolytic conductors. तो कंडक्टेंस में टेम्परेचर वाला एक बार वापस समझाओ ना। भाई आयंस की एनर्जी बढ़ गई, यस सर। आयन तेजी से मूव कर रहा है, ज्यादा फास्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, करेक्ट? यस सर। कंडक्टेंस तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी ना। यस सर। अच्छा, तो ये तो हो गए कॉमन डिफरेंसेस, लेकिन मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस को we define in a similar way as we had defined for metallic conductors. Metallic conductors के लिए रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन हुआ था, याद है? मेटालिक कंडक्टर्स के लिए हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था By रो। OL by जरा सारी टर्म्स की मीनिंग बता दो इसमें जल्दी से। Rho मतलब resistivity, resistivity, length and area. cross section area. Rho was resistivity of material, L was length of conductor, A was cross Cross section area. of the metal. बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए भी डिफाइन करते हैं। तो अब अगर मैं एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर लूं, ओके,
मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, करेक्ट। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो यहाँ पे एल हम क्या डिफाइन करेंगे? एल हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। और ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। Yes. एल बाई ए को टुगेदर हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। सर अगर दोनों प्लेट्स का एरिया डिफरेंट रहा तो? भाई देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर चुके हो ना तुम लोग? कर चुके हो कि नहीं करी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ सर, हो गया सर फिजिक्स में। यस सर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यस सर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी? इसी रीजन में रहेगी ना, प्लेट्स के जो बीच का एरिया है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब अगर एक प्लेट छोटी एक प्लेट बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी वाली प्लेट से लोगे ना। यस सर। भाई समझो ना, दो प्लेट के बीच ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो प्लेट्स के बीच जो सोल्यूशन है ना, उसी के आयंस पे फोर्स लग रहा होगा, वही मूव करेंगे, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई आयन पड़ा है, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है। यस सर। नोट कर लिया? Yes. तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए। सर एक बार वो लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना था। अब हम लिख जाए, पहले डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे कापा से, और कापा हम लोग डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। वो रेजिस्टिविटी था, उसका रेसिप्रोकल कापा इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या होगा? कापा 1 by rho which will be equal to 1 by r L by A, या G into L by A। 1 by r रेजिस्टेंस है, 1 by r is कंडक्टेंस। ओके, क्लियर है ये कापा की डेफिनेशन? चले आगे। तो कापा को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? कापा के यूनिट्स क्या होंगे? देखो, रेजिस्टेंस का तो यूनिट ओम है, उसका रेसिप्रोकल मीटर पर ओम। ओम इनवर्स MHO, ओम इनवर्स मीटर। बस
या अगर लेंथ और एरिया सेंटीमीटर में रखी है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स is also called as MHO or Siemens. Okay? Clear? Specific conductance की definition concept clear है? Yes, sir. Next we move to molar conductance. जिसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा है। कैसे डिफाइन करते हैं इसको जरा पहले लिखो। It is defined conductance of that much volume of solution which contains one mole of electrolyte between plates which are unit distance apart and large enough to contain all electrolyte between. नोट करो। सो वो मोलर Paper previous- कंडक्टेंस के बाद क्या लिखा है? क्या मोलर कंडक्टेंस के बाद क्या लिखा है वो सिंबल है इसका लैम्डा एम। ओके सर एक बार प्रीवियस पेज करूँ। हो गया नोट ये? यस यस तो मैथमेटिकली अब लैम्डा एम कैसे डिफाइन होगा? लैम्डा एम तो कंडक्टेंस है, करेक्ट? तो सबसे पहले वी नो जी को कैसे लिख सकते हैं? हमें जी निकालना है। जी को हम लिख सकते हैं कापा इनटू ए बाय एल, करेक्ट? सही है? और हमें कितने वॉल्यूम का निकालना है? उतने वॉल्यूम का जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट? यस और नो? तो इसमें अगर हम दोनों साइड एल स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो जी एल स्क्वायर
is equal to kappa into V। सही है। अब कितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा? मोलर वॉल्यूम 22.4 रेसिप्रोकल ऑफ मोलैरिटी। भाई मोलैरिटी क्या है? मोल्स पर लीटर। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? लीटर पर मोल। का मतलब क्या है? कितने लीटर चाहिए 1 मोल के लिए? करेक्ट। यस इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो तो 1/1000 टाइम्स मोलैरिटी इंटू मीटर क्यूब पर मोल, या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो तो 1000 बाय मोलैरिटी टाइम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है। और एल तो हमने 1 लिया है। देखो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज यूनिट डिस्टेंस, तो मोलर वॉल्यूम, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम will be equal to G, जिसको हम GL स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि L1 है, will be equal to kappa into molar volume। तो क्या आ गया मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन? अब जरा यूनिट पे ध्यान देना है। कापा हम लिखेंगे या तो पर ओम पर मीटर में, तो मोलर वॉल्यूम भी हमें मीटर क्यूब में लेना चाहिए। 1/1000 मोलैरिटी टाइम मीटर क्यूब पर मोल, और तब लैम्डा एम के यूनिट्स होंगे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसी तरह अगर सेंटीमीटर वाले यूनिट्स में वर्क किया तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल is kappa per ohm per centimeter into 1000 by molarity times centimeter cube per mole। ठीक है। समझ में आएगा? देखो यूनिट से बहुत फर्क आ जाएगा। 1000 न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, ये बहुत गलती होती है। क्लियर? सर 1 मिनट नोट करना। डन सर। सिमिलरली हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन, बस अब मोल की जगह क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट। तो इट इज डिफाइंड एज conductance of that much volume of solution
which contains one equivalent of electrolyte between plates which are unit distance apart and large enough to contain all electrolyte between them. ओके, तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, लैम्डा ई इनवर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स will be kappa into ohm inverse meter inverse into 1 by 1000 times normality. तो बस क्या डिफरेंस आएगा, मोलैरिटी की जगह नॉर्मैलिटी हो जाएगा. क्लियर? ओके. और सिमिलरली सेंटीमीटर वाले यूनिट में ओके, नोट कर लो. हो गया नोट? अच्छा, अब अगली चीज देखते हैं, तीन वैल्यूज का कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरिएशन. तो अगर हम मोलैरिटी कम करें, मतलब एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, तो कैन यू टेल मी कापा पे क्या होगा और लैम्डा एम पे क्या होगा? ये बढ़ेंगे कि कम होंगे? बताओ जरा. सोच इंक्रीज होंगी. दोनों. सर कापा पे नो इफेक्ट और मोलार कंडक्टेंस इंक्रीज होएगा. भाई देखो, मोलैरिटी कम करोगे तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा, करेक्ट? Yes.
इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो हर आयन की इंडिविजुअली कंडक्टिंग पावर बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब हर आयन की इंडिविजुअली कंडक्टिंग पावर बढ़ गई है अगर, लेकिन आयन्स कम हो गए। भाई आपने मोलैरिटी कम की है तो आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, बट हर आयन की इंडिविजुअली कंडक्टिंग पावर बढ़ रही है। कितना क्लियर है? यस और नो? यस सर। कितना क्लियर? ठीक है। तो कापा क्या था? सब मोलरिटी डिक्रीज होने से इंटर आयनिक डिस्टेंस कैसे चेंज? भाई मोलैरिटी कम हुई तो मोल्स पर लीटर कम हो गए। यस सर। 1 लीटर में कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो कम हो गया। यस सर। वो कम हो गया मतलब हर दो कंस्टिट्यूटिव आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ गया ना। यस सर। ठीक है। तो कापा क्या था? यूनिट वॉल्यूम में टोटल आयंस की कंडक्टेंस। अब यूनिट वॉल्यूम में आयंसी कम हो गए तो कापा तो डेफिनेटली कम हो गया होगा। ओके। बट मोलर कंडक्टेंस क्या था? एक मोल आयंस की कंडक्टेंस। अब हर इंडिविजुअल आयन की कंडक्टेंस बढ़ गई है तो एक मोल आयन की कंडक्टेंस तो बढ़ गई होगी। ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, मोलारिटी कम करेंगे, तो क्या होगा? कापा कम होगा लेकिन लैम्डा एन बढ़ेगा। ओके। तो ये लैम्डा एन का वेरिएशन बहुत डिटेल में was studied by Debye and Huckel, and they plotted a graph of lambda n versus root c. ठीक है। And they found for strong electrolytes this graph is a straight line, but for weak electrolytes this was a hyperbolic type of curve. अब लैम्डा एन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? फॉर मैक्सिमम लैम्डा एन C should approach to 0. मोलैरिटी जितनी कम होगी मोलर कंडक्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। करेक्ट? यस सर। तो मोलैरिटी जब ऑलमोस्ट 0 होगी तब मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस 0 मोलैरिटी पे आने वाली है, लेकिन 0 मोलैरिटी हम प्रैक्टिकली तो अचीव कर नहीं पाएंगे। समझ लो भाई, 0 मोलैरिटी मतलब हमने सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाला ही नहीं। सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाला ही नहीं तो उस सोल्यूशन की कंडक्टेंस क्या मेजर करेंगे? समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकली तो हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें इसका वेरिएशन एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। करेक्ट? तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें कि ये वाई एक्सिस में कहां मिल रहा है, तो उससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू
निकाल सकते हैं? Yes, sir. तो इस मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम लैम्डा एन को हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड एज लैम्डा एन जीरो, लैम्डा एन एट जीरो मोलैरिटी, या लैम्डा एन इंफिनिटी, लैम्डा एन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, for strong electrolyte, lambda m infinity can be calculated by extrapolating lambda m versus root c ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये काम क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर पाएंगे? Can we do the same thing for a weak electrolyte? बोलो। नो सर, क्यों नहीं कर पाएंगे? वो ग्राफ वेरी कैसे होगा वो मालूम नहीं है ना। क्योंकि ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ थोड़े ना है कि हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए हम एक लॉ यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज पोलर-आउशेज लॉ। पोलर-आउशेज पोलर-आउशेज लॉ क्या कहता है? It states that at infinite dilution, molar conductance of an electrolyte can be represented as sum of molar conductance of its ions। तो बेसिकली क्या कह रहा है पोलर-आउशेज लॉ? Lambda and infinity of any electrolyte AB can be represented as sum of molar conductance of its cation and anion। ठीक है, नोट कर लो। एक बार लास्ट पेज दिखा। इससे भी पहला वाला एक हो गया सर। हो गया ये पेज? यस सर। चले आगे। यस।
तो अब इसे यूज करके हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इंफिनिटी कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं जरा। तो मान लो हमें एसिटिक एसिड का लैम्डा एम इंफिनिटी निकालना, ठीक है। अब एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अग्रीड। तो उसके लैम्डा एम इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज lambda of H plus lambda of acetate ion, करेक्ट? लिख सकते हैं इसे। अगर इसको आगे ऐसे लिख लें, करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लोरीन और सोडियम का लैम्डा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। अब पहले दो के सम को आई कैन राइट लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ HCl, ठीक है। सही है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब HCl सोडियम एसिटेट और सोडियम क्लोराइड ये तो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, करेक्ट? यस Yes, sir. इनका लैम्डा एम इंफिनिटी तो हम एक्सट्रापोलेट करके ग्राफ से निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो अब से वो वैल्यू से हमें लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड भी मिल जाएगा। अब नया अप्रोच, नोट कर लो इसको। तो मतलब बेसिकली वो एसिटिक एसिड को ऐसे ब्रेक करे कि हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट्स का निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस वो उनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। हम जिन इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, यस सर उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर सर Na से भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, सोडियम एसिटेट तो सॉल्ट है ना। हाँ सर, यस सर। नोट कर लिया इतना? Yes, sir. अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक और बात याद रखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मालूम है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा 1 हो जाता है। वीक Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स टू बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर? Yes, sir. तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का किसी मोलैरिटी पे अगर हमें अल्फा निकालना है, तो वन वे वी कैन डू इट that alpha can be represented as molar conductance at that molarity upon molar conductance at infinite dilution. Okay? नोट कर लो इसको। वापस से रिपीट करूंगा। हम्म, ये वापस से रिपीट करूंगा। भाई अगर मोलैरिटी कुछ सी है तो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम होगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा, ठीक है।
Yes, sir. अगर मोलैरिटी 0 करा दी तो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम इंफिनिटी होगा, Yes, sir. और तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा। Yes, sir. तो इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो ले लेता है। समझ में आया? फिर रेशियो बराबर कैसे हो गया? वही तो बता रहे हैं कि भाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस बढ़ता क्यों है? इसीलिए बढ़ता है ना, तो उसका डिसोसिएशन बढ़ता है। Yes, sir. नोट कर लिया ये? सर इसके पहले वाली स्लाइड एक मिनट। हो गया सर। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। 58 प्रॉब्लम पढ़ो जरा बुकलेट का, एफबीएस का, एफबीएस 58। Specific conductance of हाँ, the तो saturated. कापा दिया है सैचुरेटेड एजीबीआर सॉल्यूशन का, ठीक है? सैचुरेटेड एजीबीआर सॉल्यूशन का कापा दिया है। अग्रीड? सैचुरेटेड एजीबीआर सॉल्यूशन मतलब एजीबीआर जितना डिसॉल्व हो सकता है हमने डिसॉल्व कर रखा है, उसका कापा हमें दिया है 8.486 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है? और प्योर वाटर का कापा दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है? अब once we have these two kappa, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा है? Who's conducting electricity in pure water? plus and OH minus, H plus and OH minus, OH minus ions. Very good. और सैचुरेटेड एजीबीआर में कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? Ag plus Br Ag plus and Br minus, Ag plus Br minus H plus OH minus, चार चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं, yes sir. करेक्ट? तो अगर मुझे केवल एजीबीआर का कापा निकालना है तो क्या मैं निकाल सकता हूं? Kappa only of AGBR can we find? saturated minus OH2 वाला करेंगे। Saturated minus H2O वाला करेंगे, बिल्कुल क्लियर लॉजिक है। तो कितना आ गया? 0.986 into 10⁻⁻⁷। अब हम लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल सकते हैं एजीबीआर का। निकाल लेंगे ये भाई। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एजीबीआर आई कैन राइट एज लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ AgNO3 प्लस KBr माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ KNO3। पोलर हाउसेस लॉ तो ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ सर।
जरा बताओ ये वैल्यूज दी है, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 139. 139.4। अब इक्वेशन लगा लेते हैं, तो लैम्डा एन विल बी इक्वल टू कापा into 1000 बाय मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होगी? Ag प्लस ऑफ Br माइनस आयंस की। मोलैरिटी विल बी नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी, करेक्ट? भाई Ag प्लस ऑफ Br माइनस आयंस की मोलैरिटी उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगी? जो उसकी मोलैरिटी है, ठीक है? यस सर। नोट कर लिया इतना? तो यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी मोल्स पर लीटर में, करेक्ट? Yes, sir. मोल्स पर लीटर में आ जाएगी तो फिर ग्राम पर लीटर में निकाल लोगे? चले आगे। नोट हो गया ये प्रॉब्लम? Yes, sir. यस चलो एफबीएस के प्रॉब्लम जरा कंप्लीट करो। एफबीएस एक्सरसाइज कंप्लीट करना स्टार्ट करो। 50 से 64।
हो गया कंप्लीट? कोई डिस्कस करना है? लास्ट के 4 बाकी है। रेजिस्टेंस दिया है 300 ओम, ठीक है, और कापा दिया है, तो कापा इज इक्वल टू 1/r L/8, सही है। यहां से L/A निकाल लोगे और सेम सेल में NaCl का रेजिस्टेंस दिया है 380, तो NaCl का कापा सेम सेल में हो जाएगा 1/380 इंटू L/A। L/A ऊपर से मिल गया तो यहाँ से NaCl का कापा मिल जाएगा, यस सर। और फिर NaCl का लैम्डा m पूछा है इंटू 1000 बाय मोलैरिटी कितनी दी है 0.1, ठीक है। यस सर, गॉट इट। Got it? यस सर। अगला बोलो। सर 55 में मोलर कंडक्टेंस 50 55 में मोलर कंडक्टेंस 55 नॉर्मेलिटी दी है, रेजिस्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी 10 हाँ 55 में क्या गिवन है देखो, कापा निकाल लोगे पहले 1 बाय, यस यस सर। एक मिनट, इसमें तो डायरेक्ट रेजिस्टिविटी दी है ना, तो कापा को 1 बाय रो, इससे कापा आ गया, ठीक है। यस सर। और क्या पूछा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई विल बी कापा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी 0.01, ठीक है। यस सर। सर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी तो यही है कापा, हाँ यस। कापा ही तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं उसको, यस। फिर 57 उसका आंसर मैक्सिमम। 57 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी है, तो अल्फा क्या होगा 112.4 बाय 1. आ जाएगा, मैंने वो नॉर्मेलिटी को मोलरिटी पढ़ा था, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हो जाएगा। और बोलो। तो 59 में सर हम लोग कापा ऑफ AgCl निकालने के लिए कापा ऑफ सैचुरेटेड AgCl माइनस कापा ऑफ वाटर ही करेंगे ना? वाटर का दिया नहीं है प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम में वाटर का दिया ना जाए उस प्रॉब्लम में वाटर का 0 माना जाता है। ओके सर। अब हो जाएगा प्रॉब्लम 59। यस यस सर। सर। वाटर के कापा की वैल्यू अपने मन से कभी मत लगाना, प्रॉब्लम में दी है तो यूज कर लो, नहीं दी है तो 0 मान लो, ठीक है। ओके सर। अगला डाउट बोलो। उससे बाकी 4 बचे सब। अच्छा एक ये फॉर्मूला लिख लो जरा आयनिक मोबिलिटी का, ये 62 में यूज आएगा। आयनिक मोबिलिटी किसी भी आयन की मोलर कंडक्टेंस बाय 96500 होता है, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू आयनिक वेलोसिटी अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। ओके
यस क्लियर है ये सबको? तो 62 वाले में ये फॉर्मूला यूज करोगे। आयनिक मोबिलिटी दी है दो आयन्स की, तो उनका लैम्डा मिल जाएगा 96500 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहां तक कर चुके हो? 60 बस 60 तक हुआ है। तो भाई ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज तो मंडे तक कंप्लीट करोगे तो पूरा, क्योंकि थ्योरी वाइज ऑलमोस्ट चैप्टर इज ओवर। ओके, तो मंडे तक कर लोगे एफडीओ कंप्लीट? यस सर। तो मंडे तक एफडीओ कंप्लीट करो। मंडे को हम लोग थोड़े से कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन एक तो बचा है वो करेंगे, और थोड़े गेट इक्विप्ड के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और ट्यूसडे वाली डाउट क्लास में फिर बची हुई बुकलेट डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। यस सर। चलो बाय। एफडीओ कंप्लीट करना है मंडे तक, ठीक है। ओके सर। चलो। यस सर।